शुरू करते हैं हम लोग करेंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का ये पार्ट 7 है। क्या है? पार्ट 7 है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, जैसे पिछले वीडियो में करेंट का हम लोग कवर किए हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज कितने होंगे, तो 17 होंगे, और 3 बिहार से संबंधित न्यूज होगा, करंट होगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो बीपीएससी हो 69वीं, या बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम है, या दरोगा का एग्जाम होने वाला है रिसेंटली। इस सभी एग्जाम में ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। शुरू करते हैं हम लोग। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 6, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 6 किसने मारा है, तो वह है बेन स्टोक्स। कौन मारा है? बेन स्टोक्स ने मारा है, जो कहाँ का है, तो इंग्लैंड का है, अभी टेस्ट का कप्तान भी है। कौन है? बेन स्टोक्स, जो सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा छक्का मारने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ब्रैडम मैक्यूलम जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, उनके नाम ये रिकॉर्ड था। इस रिकॉर्ड को तोड़ा है कौन, तो बेन स्टोक्स। यहीं पे याद रख लेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन मारा टेस्ट में छक्का, तो बेन स्टोक्स, और दूसरा है ब्रैडम मैक्यूलम, तीसरे एडम गिलक्रिस्ट थे, और चौथा क्रिस गेल है। उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 रहेंगे बेन स्टोक्स क्रिकेट में छक्का मारने में, टेस्ट में। सबसे भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र, भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है, तो पुणे महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है। कौन कंपनी इसको स्थापित की है, तो TGPL। कौन कंपनी? TGPL कंपनी ने इसको स्थापित की है। TGPL कंपनी ने इसको स्थापित की है। यूट्यूब के नए सीईओ कौन है? यूट्यूब के नए सीईओ कौन है, तो वह है नील मोहन। कौन है? नील मोहन है, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुआ है, तो 2005 में हुआ है। कब हुआ है? 2005 में। इसको याद रखेंगे। कहाँ पे, तो कैलिफोर्निया में इसका ऑफिस है, इसको याद रखेंगे, हेडक्वार्टर। ओ वान थुओंग क्या है, तो वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं हाल फिलहाल में, तो ओ वान थुओंग, याद रखेंगे। और ये वियतनामी समाजवादी पार्टी से संबंधित नेता थे, याद रखेंगे। मदर मिल्क बैंक क्या है, पूरा कहानी कि भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है। नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है, तो हेकानी जाखुला बनी है, याद रखेंगे। कतर के पीएम अभी हाल फिलहाल में कौन बने हैं, तो शेख मोहम्मद बिन रशीद कतर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो तमीम बिन हमद अल बख्तानी है। तमीम बिन हमद अल थानी है। और राजधानी कहाँ है कतर की, तो दोहा है। कतर की राजधानी दोहा है, और वहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हुए नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो रामचंद्र पौडेल बने हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति। और वहाँ पे पीएम कौन है अभी वर्तमान में, तो वह है पुष्पकमल दहल, जो कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। और वहाँ पे 2 पार्टियां हैं, 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी, याद रखेंगे। और वहाँ पे सरकार की व्यवस्था कैसी है, तो वहाँ पे संघीय संसदीय प्रणाली है, जैसे भारत में है वैसे नेपाल में है। इतना याद रखेंगे। वहाँ के ऊपरी सदन को राष्ट्रीय सभा कहते हैं, जबकि नेपाल की निचली सभा को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। इतना याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे है,
तो ये संबंधित है इंडोनेशिया से। कहाँ से संबंधित है? तो इंडोनेशिया से संबंधित है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे? व्यास सम्मान 2022। व्यास सम्मान 2022 किसको मिला है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। किसको मिला है? व्यास सम्मान 2022 किसको मिला है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। और ये कौन था? 32वां। ये कौन पुरस्कार है? तो 32वां पुरस्कार है। किसको मिला है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है। साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए यह सम्मान दिया जाता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और 91 से ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये कौन सा पुरस्कार था? तो 32वां पुरस्कार था, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। पहला विजेता कौन थे व्यास सम्मान के? तो वह है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में, उनकी कहानी याद रखेंगे। प्रथम महिला विजेता कौन थी व्यास सम्मान की? तो वह है चित्रा मृदुल। चित्रा मृदुल है। और ये कौन जारी करता है? तो बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष इस सम्मान को दिया जाता है। और पुरस्कार के फलस्वरूप क्या मिलता है? तो 3.5 लाख रुपया और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक और स्मृति चिन्ह के साथ। 3.5 लाख रुपया इसका इनामी राशि है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या हमें याद रखना चाहिए? और बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त युद्धाभ्यास। बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आ भी सकता है। भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। और बोर्ड पे लाइटिंग देख लेंगे हम लोग कि आपको दिक्कत नहीं हो। और हम शुरू करते हैं। क्या देख रहे थे हम लोग कि बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त युद्धाभ्यास किसका है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। ये आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो जोधपुर में हुआ था। राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन हुआ था। ये युद्धाभ्यास से भी प्रश्न बनता है इन एग्जामों में। आगे बढ़ते हम लोग। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में नंबर 1 देश कौन बन रहा है? तो अफगानिस्तान रहा है। कौन रहा है? अफगानिस्तान रहा है। जबकि भारत को 13वां स्थान मिला है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। और पाकिस्तान को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान को 5वां, भारत को 13वां और अफगानिस्तान क्या है? तो नंबर 1 पे है, याद रखेंगे। पीएम मित्रा योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे? तो 7 राज्यों में बनाए जाएंगे। 7 राज्यों में बनाए जाएंगे, मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पे क्या होगा? मतलब कपड़े के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या लाई है? मेगा मित्रा योजना में टेक्सटाइल पार्क लगाया जाएगा, प्रदर्शनी लगाया जाएगा, जिससे कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। 7 राज्यों में होगा। पहला टेक्सटाइल पार्क किस राज्य में बन रहा है? तो तमिलनाडु में बन रहा है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्र योजना के तहत किस राज्य में बन रहा है? तो तमिलनाडु, याद रखेंगे। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? कौन है अभी? तो वह है रणवीर सिंह। कौन है? रणवीर सिंह को भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी, मतलब इनको अभी चल रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा ऐड करते हैं, प्रचार करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको पैसा मिलता है। तो कौन है? तो रणवीर सिंह है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को प्रत्येक साल मनाया जाता है। इसके साथ हम लोग क्या देखेंगे कि मार्च में 21 से लेकर 31 मार्च तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है, उसको यहीं पे हम लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। क्या बात है? क्या है? 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। और विश्व जल दिवस अगले दिन 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व
जल दिवस, पहले वन दिवस फिर जल दिवस, याद होगा। आगे बढ़ते हम लोग मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, मौसम विज्ञान दिवस। देखिए सब प्रकृति पर्यावरण से संबंधित है। पहला है वन 21 मार्च को, और दूसरा है जल दिवस 22 मार्च को, और तीसरा है मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, और 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस मतलब टीबी दिवस। कौन सा टीबी दिवस, ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है 24 मार्च को। अर्थ आवर डे, अर्थ आवर डे 25 मार्च को मनाया जाता है। अर्थ आवर डे में कहानी क्या है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च, मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, और विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है तो 27 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग चेकिंग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग चेकिंग दिवस 31 मार्च को मनाया जाता है। इसी के साथ 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के सभी महत्वपूर्ण डे को हम लोग कवर कर लिए। आगे बढ़ते हम लोग घोड़े यात्रा त्यौहार। घोड़े यात्रा त्यौहार कहाँ पे हुआ है तो नेपाल में हुआ है। प्रतिवर्ष मध्य मार्च या अप्रैल के महीने में यह त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया गया है तो नेपाल में, याद रखेंगे घोड़े यात्रा त्यौहार। अब है स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना। स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ हो रही है तो लातूर में हो रही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लातूर में क्या हो रहा है तो स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना हो रही है। इतना याद रखेंगे। और इसकी स्थापना 13 अप्रैल 2022 को सुधाकर तुकाराम सिंगार द्वारा किया गया, ये याद रखेंगे। और क्या है स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र, इतना याद रखेंगे। अब बिहार से संबंधित 3 बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है चंद्रयान 3, आपको याद होगा चंद्रयान 3, जिसे 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और ये बहुत ही न्यूज का विषय रहा है, तो इसमें जो बहुत ज़्यादा कवरेज मिला था। तो चंद्रयान 3 से एक व्यक्ति संबंधित है, एक वैज्ञानिक संबंधित है जिसका नाम है रवि कुमार। जिसका नाम है रवि कुमार। वो बिहार के सीतामढ़ी जिला से बिलोंग करते हैं। और वो क्या है तो ये सैटेलाइट साइंटिस्ट के पद पे नियुक्त हुए थे इसरो में 2012 में। क्या है इसरो में सैटेलाइट साइंटिस्ट के रूप में नियुक्त हुए थे 2012 में। और इनको चंद्रयान 2 में भी काम करने को मौका मिला था, और चंद्रयान 3 में भी इनको काम करने का मौका मिला है। जो क्या है कि सैटेलाइट साइंटिस्ट के डायरेक्टर के तौर पे ये काम कर रहे हैं चंद्रयान 3 में। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि रवि कुमार किससे संबंधित हैं तो चंद्रयान 3 से संबंधित है, और बिहार के सीतामढ़ी जिला से बिलोंग करते हैं। इतना से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह छठा उत्पाद है जो कि छठा खाद्य उत्पाद है। कौन सा उत्पाद है खाद्य उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है। तो ये सबसे, और क्या याद रखेंगे कि मरचा चावल जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है बिहार का, वो किस जिला से संबंधित है तो पश्चिम चंपारण जिला से संबंधित है। और क्या और किन किन चीज़ों को जीआई टैग मिला है खाने वाले चीज़ों में, तो वह है सिवाल खाजा, सिलवा खाजा, शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, और मगही पान, और मिथिला मखाना। ये इन्हें 6 हैं जिन्हें क्या मिला है तो ये इन्हें मिला है आपको जीआई
टैग मिला है और इस बार क्या मिल गया, मल्टा चावल को मिल गया जो पश्चिम चंपारण से संबंधित है। ये खाद्य पदार्थ का हो गया। और किसको मिला है, तो सुजनी कढ़ाई को मिला है जो हस्तकला है, सिक्की ग्रास को मिला है, मधुबनी पेंटिंग को मिला है और भागलपुरी सिल्क को मिला है। याद रखेंगे जीआई टैग बिहार से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न बनता है इसलिए इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। मर्चा चावल पश्चिम चंपारण बिहार से संबंधित है। मौसम बिहार ऐप लॉन्च किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा ताकि मौसम के पूर्वानुमान की सटीक जानकारी दी जा सके। आप लोग देख रहे होंगे कि ट्विटर पे आजकल क्या होता है कि जब भी मौसम के बारे में कोई अपडेट होता है तो वो ट्विटर के हैंडल से बिहार सरकार अपडेट कर देती है। किस एप्लीकेशन के माध्यम से, तो मौसम बिहार एप्लीकेशन के माध्यम से। इसे याद रखेंगे, मौसम से संबंधित है। इस प्रकार से हम लोग करेंट अफेयर्स का ये पार्ट 7 कंप्लीट हुआ।